नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मितेश यादव है। मैं 2016 में सिविल इंजीनियरिंग से अपनी बीटेक की डिग्री कंप्लीट की। इसके बाद कॉलेज की तरफ से एक प्लेसमेंट ऑफर होती है, एक छोटी सी कंपनी में जॉब लगती है और मैं वो जॉब करने लग जाता हूँ। लेकिन वहां पे जाने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि वहां से जो मुझे सैलरी मिल रही है वो एक नॉर्मल लाइफ को सस्टेन करने के लिए काफी नहीं है। एक नॉर्मल लाइफ जो होती है इंसान उसको भी फुलफिल करने के लिए वो काफी नहीं है, उसको भी मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि इस जॉब को छोड़ दूं और ये सोचते सोचते मैंने कुछ ही दिनों के अंदर यह डिसीजन लिया और मैंने वो जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ने के बाद मन में ये आई कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूं। कुछ जुनून थी कि गवर्नमेंट जॉब करूं ताकि वहां पे कुछ अच्छी सैलरी मिले और जो एक नॉर्मल लाइफ होती है उसको मैं जी सकूं। मैंने जॉब छोड़ने के बाद उससे जो भी मुझे पैसे मिले थे एक एक पैसा जोड़कर वो काफी नहीं हो रहे थे, तो पापा ने मुझे कर्ज लेकर पैसे दिए और मैंने उस पैसे से कोचिंग ज्वाइन किया और इसी उम्मीद में कि एक दिन कुछ अच्छा करूंगा मैं मन लगा के पढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्या होता है होली, क्या होता है दिवाली और क्या होता है छठ। मैंने इन सब सारी चीजों का त्याग करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, पढ़ने लग गया। अपने आप को एक छोटे से कमरे में क्वारंटाइन कर लिया और मन लगा के पढ़ने लगा इसी उम्मीद में कि अब कुछ ही दिनों की तो बात है, पढ़ूंगा, कोई वैकेंसी आएगी और जॉब मिल जाएगी। इसी बीच एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आती है, एक बहुत ही अच्छी न्यूज आती है हम लोगों के लिए। उसमें यह पता चलता है कि बिहार सरकार बीपीएससी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकाली जाती है जो कि सिविल इंजीनियर के लिए थी। सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकाली जाती है जो कि 1248 सीट पे निकाली गई थी। आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी होती है कि 1248 सीट के लिए जो है आपको आमंत्रित किया जाता है, आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मेरे अलावे और भी जितने सारे मेरे दोस्त और भी जितने सारे हमारे जैसे युवा, उनके मन में अपार खुशियां भर आती हैं कि जिस दिन को हम लोगों ने, जिस चीजों के लिए हम लोगों ने जॉब छोड़ी, इतने कष्ट झेले, इतने परेशानियां झेली, आखिर वो दिन आ ही गया और ये वैकेंसी निकली। हम लोगों ने सब कुछ तैयार करके प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। जिस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो दिन आती है 15 सितंबर 2018 को। जी हाँ, वो दिन आती है 15 सितंबर 2018 को। जिस दिन का हम लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, जिस दिन का हम लोगों ने बहुत ही दिनों से वेट करा था, वो दिन आखिरकार आया 15 सितंबर 2018 को। 15 सितंबर 2018 को मेंस की प्री की एग्जाम होती है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं, देखते ही देखते 2019 आ जाती है। 2019 के जनवरी के मंथ में ये जो प्री का रिजल्ट था आयोग की तरफ से जारी किया जाता है। मन में और ज्यादा खुशियां और ज्यादा उत्साह हो जाता है क्योंकि मैंने प्री की एग्जाम क्वालिफाई कर ली थी। मेरे साथ साथ मेरे और मित्र जो मेरे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे उनकी भी प्री की एग्जाम क्लियर हुई थी, उनके मन में अपार खुशियां। हम लोगों ने और मन लगा के पढ़ना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में बीपीएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आती है कि आप लोगों का जो मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस की एग्जाम जो होगी वो मार्च के लास्ट वीक में 2019 में होगी। मार्च के लास्ट वीक 2019 में आपका मेंस का एग्जाम होगा। हम लोग और मन लगा के प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए। कुछ ही दिनों के बाद मेंस का जब एग्जाम होता है उसके कुछ ही दिनों के बाद बीपीएससी की तरफ से एक काले अक्षरों में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। बीपीएससी की तरफ से एक कैलेंडर जारी किया जाता है जो कि एनुअल कैलेंडर था और उसमें पूरा जो भी था बीपीएससी का प्लानिंग था वो उसमें लिखा हुआ था। इस काले अक्षरों में यह लिखा था, इस कैलेंडर में जो कैलेंडर जारी किया था उसमें यह लिखा था कि यह पूर्ण प्रक्रिया जो ये असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए है, यह पूर्ण प्रक्रिया जो है नवंबर दिसंबर 2019 में कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी कि आप लोगों की बहाली कर दी जाएगी। मन में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। इसी उम्मीद लिए कि अब कुछ ही दिनों की तो बात है। नवंबर दिसंबर में जो उम्मीदें थी, जो सपने थे, जो मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग जो मेरे फैमिली मेंबर थे उन्होंने देखे थे, उनके जो ये सपने थे वो पूरे होते हुए नजर आ रहे थे। देखते ही देखते नवंबर दिसंबर 2019 आ गई। मिला कुछ भी नहीं, मिला तो मिला सिर्फ बीपीएससी के जो चेयरपर्सन थे
माननीय शिशिर सिन्हा जी, उनके तरफ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन, सिर्फ और सिर्फ तारीख पे तारीख दिया गया, सिर्फ और सिर्फ तारीख पे तारीख दिया गया हम लोगों को कि नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ। ऐसे ही करते करते आज 2020 के सितंबर आ चुके हैं और उम्मीदें हम लोगों की वहीं पे है। कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम लोग जो है उम्मीद लगानी नहीं छोड़ी। उम्मीद लगाए हुए थे कि बिहार की बहार वाली सरकार और सेंट्रल की विकास वाली सरकार को हम बेरोजगारों पे कुछ तरस आएगी और हम लोगों पे उनकी नजर जाएगी। लेकिन हमारी ये उम्मीदें गलत निकली और जो ये उम्मीद की किरणें हम लोगों को दिखी थी, ये बिहार की बहार वाली और सेंट्रल की विकास वाली सरकार से ये मिटती हुई नजर आई। उसके बाद हम लोगों ने अपने लेवल पे जो कर सकते थे वो सब किया। हम लोगों ने सालों साल प्रिपरेशन किया, पढ़ाई की, सारा कुछ किया। इसके अलावे हम लोगों के लेवल पे जो भी हो सकती थी हम लोगों ने वो सारा चीज किया, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे स्टेट की बड़ी बड़े अधिकारियों से बात करने का हो, चाहे वो हमारे सरकार से बात करने का हो, चाहे हमारी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों से बात करके मिलकर उनसे मदद मांगने की हो। हम लोगों ने अपना सारा प्रयास कर लिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की तरफ से मिला तो आश्वासन और हुआ कुछ भी नहीं। हम लोग की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। हमारा कंट्री जो है वो महात्मा गांधी जी का कंट्री है। हम लोग इस देश में अहिंसा को अपनाते हैं, अहिंसावादी हैं। हम लोगों ने एक अहिंसापूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से और सारे नियमों का पालन करते हुए जो भी कोविड के दौरान बनाया गया है उन चीजों का पालन करते हुए हम लोगों ने अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए BPSC ऑफिस के सामने एक धरना करते हैं, एक मांग करते हैं कि हम लोगों को हमारा अधिकार दिया जाए, हमारा हक दिया जाए, जो हम लोगों ने इतनी मेहनत की है जिन चीजों के लिए हमारा रिजल्ट जारी कर दिया जाए। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि ये बहार वाली सरकार और ये सुशासन बाबू की सरकार जो खुद इंजीनियर है, इंजीनियरों के राज में जिस स्टेट का मुखिया इंजीनियर हो, जिस स्टेट का प्रधान इंजीनियर हो, उस स्टेट में इन इंजीनियरों, बेसहारों, बेरोजगारों पे लाठीचार्ज होती है। इस लाठीचार्ज में हमारे कई सारे मित्र, कई सारे दोस्त को गंभीर चोटें लगती हैं, बुरी तरीके से घायल होते हैं और कई ऐसे मित्र जिनको जेल भेज दिया जाता है। हम लोग अभी भी उम्मीद नहीं छोड़े और इसी उम्मीद में हम लोग ने बिहार की बहार वाली सरकार के मंत्रियों के पास मदद की गुहार लगाने के लिए उनके पास पहुंचते हैं कि साहब कुछ मदद कीजिए, कुछ इस बेसहारों, बेरोजगारों, युवाओं पे कुछ मदद कीजिए उनकी। लेकिन जो ये बिहार की बहार वाली सरकार के जो मंत्री हैं, कुछ मंत्रियों की तरफ से हम लोगों को सवाल पूछा जाता है और कुछ मंत्रियों की तरफ से हम लोगों को सलाह दिया जाता है। कुछ मंत्री हम लोगों से सवाल पूछते हुए नजर आते हैं और ये सवाल पूछते हुए नजर आते हैं, मंत्री साहब हम लोगों से ये बोलते हैं कि इट्स योर चॉइस ना, इट्स योर चॉइस ना कि आपने BPSC को चूज किया। हमने थोड़े बोला था, आपने हमसे पूछ के BPSC का प्रिपरेशन किया क्या? आपने हमारी सरकार से पूछ के BPSC का तैयारी किया क्या? मैंने तो नहीं बोला था ना कि बेटा आप BPSC का प्रिपरेशन करो। ये तो आपकी इच्छा थी ना मैं BPSC की तैयारी करूं। तो साहब ये बता दीजिए कि इतना भी अधिकार नहीं है आपके राज में, ये आपके सुशासन बाबू की सरकार में हम युवाओं, हम आम नागरिकों के लिए इतना भी अधिकार नहीं है कि हम अपने मन से पढ़ लिख सके, हम अपने मन से तैयारी कर सके। साहब ये तो अधिकार जो है ना भारतीय संविधान हम लोगों को देती है कि यदि आप इस देश के नागरिक हैं और इस स्टेट के नागरिक हैं तो आपका अधिकार है, आपका यह अधिकार होता है कि अपनी स्टेट का जो भी सेवाएं होती हैं उसको लें और उन चीजों का प्रिपरेशन करें। साहब ये तो हमारा अधिकार है कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो BPSC की प्रिपरेशन करें। हद तो और हो गई। इसके बाद एक और मंत्री हद तो तब कर दी जब उन्होंने हम जैसे युवाओं को ये सलाह देते हुए नजर आते हैं और वो अपनी बहार वाली सरकार को छुपाने के लिए हम लोगों को ये बोलते हैं कि बिहार में तो बहुत सारी बहार है। हम लोगों ने उनसे सवाल किया कि साहब ये कौन सी बहार है कि हम युवा 4 साल बीटेक करने के बाद
3 साल प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद एग्जाम देते हैं और 3 साल से आपका जो है कौन से वादे दोहराए, वैकेंसी जो है क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, हम लोगों को रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहा है। रघुपति राघव। साहब ये तो बता दीजिए कि कौन सी बहार है आपकी सरकार में। तो उन लोगों की तरफ से बोला जाता है, वो जो मंत्री थे माननीय मंत्री जी, उन लोगों की तरफ से हमको सलाह दी जाती है कि बेटा अभी आप लोगों को फ्री में राशन तो दिया जा रहा है, अब क्या चाहिए, आप लोग बैठ के जाके खाइए, आप लोग बैठिए और खाइए, राशन तो फ्री में दिया जा रहा है। साहब आप ये बता दीजिए कि हमारे बूढ़े माँ बाप ने इसी उम्मीद के साथ हमको बीटेक करवाया, हमको अच्छी शिक्षा दी, अपना सारा कुछ त्याग करके, अपना सारा कुछ खुशियां त्याग करके, वो अपनी लाइफ में सारा कुछ प्रॉब्लम झेल गए, हम लोगों को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए, एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए हम लोगों को एक अच्छे शहर को भेजते हैं कि कल जाके मेरा बेटा कुछ अच्छा करेगा, कुछ अच्छा बन के दिखाएगा। क्या यही सोच के हम लोगों ने जो है 4 साल बीटेक किया, प्रिपरेशन किया कि घर पे बैठ के चावल दाल खाएंगे, घर पे बैठ के आप लोगों से फ्री में राशन लेंगे। साहब हम तो बैठ के खा लेंगे, लेकिन हमारे बूढ़े माँ बाप का क्या, जो बरसों से सपने संजोए बैठे हैं, क्या कुछ ही दिन की तो बात है, अब कुछ ही दिन की तो बात है, मेरा बेटा भी एक अच्छा ऑफिसर बनेगा, एक अच्छा जॉब करेगा और हमारी जो खुशियां है बुढ़ापा का सहारा बनेगा। हमने जो सारी इन्वेस्ट किया उनके ऊपर, वो सारी बुढ़ापा के सहारा बनेगा। साहब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इसी तरीके से आप यदि अपने राज्य के इंजीनियरों को ऐसे ही यदि बैठ के खाने के लिए बोल दीजिएगा तो आपके स्टेट का डेवलप कैसे होगा, आप डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। ये मत भूलिए कि आपके आसपास आपकी सुरक्षा के लिए जो भी खड़े हैं वो हम जैसे हमारे में से ही कोई, फिर भी हम लोग इसी उम्मीद में थे कि कभी ना कभी तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब, माननीय मंत्री साहब और हमारे उच्च अधिकारी, उनकी नजर इन बेरोजगारों पे तो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जिन बेरोजगारों के ऊपर वो राजनीति करते हैं, जिन बेरोजगारों के ऊपर वो सीना ठोक के ये बोलते हैं कि हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा युवा है, हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा युवा है, जब उन्हीं युवाओं की बेरोजगारी की बात की जाती है तो साहब ना हमारी कंट्री के मीडिया कुछ बोलते हैं, ना हमारी कंट्री की सरकारें कुछ बोलती हैं, सब मौन धारण कर लेते हैं, सभी कोई बोलने से बचते हैं, सभी कोई चुप हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा सेंट्रल की विकास और बिहार की बहार वाली सरकार, ये एनालॉग वाली इंडिया नहीं है, ये एनालॉग वाली इंडिया नहीं है साहब, ये डिजिटल वाली इंडिया है, जहां पे एक ही अंगूठे से लाइक और अनलाइक की बटन दबाया जाता है। जो युवा आपको लाइक कर सकता है ना, वो इसी अंगूठे से अनलाइक भी कर सकता है, तो ये याद रखिएगा। और हाँ साहब, हमारे भावनाओं से खिलवाड़ मत कीजिए, हमारे भावनाओं से खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि हम सिविल इंजीनियर स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं ना, तो तोड़ना भी जानते हैं। जहां ओवर टर्निंग मोमेंट की बात होती है ना, वहां पे रेजिस्टिंग मोमेंट डेवलप कराना भी जानते हैं। और जब ये सारी चीजें डेवलप हो जाएगी ना, तो फिर आप अपने आप को बचा नहीं पाइएगा, उससे आप अपने आप को रजिस्ट नहीं कर पाइएगा, और आपका जो ये भ्रष्टाचार वाली जो नीति है, सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है आपकी, वो कोलैप्स कर जाएगी। और हाँ, ये युवा, ये इंजीनियर जब क्रांति पर उतर जाएगी ना सर, तो इतना शेयर फोर्स, इतना बाइंडिंग मूवमेंट, इतना टॉर्क डेवलप कर देगी ना आपके अंदर कि आपका जो भ्रष्टाचार वाली जो नीति है, भ्रष्टाचार वाली जो सिस्टम है, भ्रष्टाचार वाली जो स्ट्रक्चर है ना, वो इस प्रलय काली शेयर फोर्स, बाइंडिंग मूवमेंट और टॉर्क को रजिस्ट नहीं कर पाएगी, और आपका जो स्ट्रक्चर है ना भ्रष्टाचार वाली, वो कोलैप्स कर जाएगी। और देखते ही देखते जिस सत्य पे, जिस कुर्सी पे आप काबिज है ना, उस कुर्सी जो है ना टूट जाएगी। तो साहब टाइम रहते हुए इन युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए, इन युवाओं के इमोशन से खिलवाड़ मत कीजिए। जब ये युवा जो है ना, इन युवाओं के इमोशन के साथ खिलवाड़ कीजिएगा ना, जब युवा जो है ना इमोशन में आ जाएगा ना, तो आप उसको रजिस्ट नहीं कर पाइएगा, आपकी सरकार स्टेबल नहीं रह पाएगी, आपकी सरकार जो है ना नहीं। तो आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि जो भी जितने सारे युवा हैं, आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करता है कि सर, हम युवा बेरोजगारों पे अत्याचार मत कीजिए। हमारे जैसे युवा हमारे कंट्री में बहुत सारे, उन पे अत्याचार मत कीजिए साहब, उन पे अत्याचार मत कीजिए। हमारे बूढ़े माँ बाप के जो सपने हैं उनको मत तोड़िए साहब, उनके मत तोड़िए।
बहुत सारे सपने संजोए हुए हैं, बहुत सारे सपने लेके हम लोगों को अपनी लाइफ को कष्ट में डाल के हम लोगों को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए भेजे हैं। साहब इसको मत तोड़िए, साहब इसको मत तोड़िए। और आपसे बार बार हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं सर, जो कि इन युवाओं के साथ न्याय कीजिए, जो इनका हक है वो इनको दीजिए। साहब हम तो कुछ और नहीं मांग रहे हैं, जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, हम तो वही मांग रहे हैं, हमको वही चाहिए। नहीं चाहिए आपके हजारों करोड़ वाली प्लेन, नहीं चाहिए हमको बड़ी बड़ी बंगले, नहीं चाहिए आपके जो हजारों वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो नहीं चाहिए साहब, वो नहीं चाहिए। हम लोग जिस लायक है ना साहब, हमको बस वो जॉब चाहिए, हमको वो बेरोजगार चाहिए। और हम लोग भी आपसे भीख नहीं मांग रहे साहब, ये हमारा अधिकार है। और इस अधिकार के लिए हमने सालों साल तपस्या की है, सालों साल मेहनत की है, तब जाके ये हम आपसे मांग रहे हैं। ये कोई आपसे हम फ्री में भीख नहीं मांग रहे साहब। तो नहीं चाहिए आपके होल हाथी बंगले फ्लैटें, सिर्फ हमको सिर्फ एक छोटा सा रोजगार दीजिए साहब, एक छोटा सा रोजगार दीजिए। तो इसी बात के साथ मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, मैं अपनी माननीय प्रधानमंत्री जी से यही उम्मीद करता हूं कि हम युवाओं के साथ न्याय होगा, हम युवाओं जो हक के लिए लड़ रहे हैं उनके साथ न्याय होगा। सो दोस्तों, तू तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर।